हेलो स्टूडेंट। अभी जो हमारा इवनिंग बैच चल रहा है जिसमें साउथ अमेरिका का हम स्टडी करा रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने दक्षिणी अमेरिका की जलवायु प्रदेश को स्टडी किया था। अब जो जलवायु प्रदेश होता है जिसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है व्यापारिक और पछुआ पवनों के क्षेत्र में आता है, तो ज़्यादातर यहाँ पर जैसे मानसून जलवायु है, प्रचुर वर्षावन जलवायु है, सवाना टाइप की क्लाइमेट है, उष्ण कटिबंधीय डेजर्ट है और भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली में मिलती है। दक्षिणी चिली में जो है पश्चिम यूरोप टाइप की क्लाइमेट मिलती है और पूर्वी अर्जेंटीना में जो है चीन प्रकार की जलवायु मिलती है और मध्य में जो है वो शीतोष्ण अर्धशुष्क स्टेपी जो घास के मैदान वो पाए जाते हैं। पेटागोनिया में जो है शीतोष्ण मरुस्थल भी मिलते हैं। अब आज जो कल नया डिस्कशन हुआ था उसमें हमने दक्षिण अमेरिका की जो वनस्पति है, मृदा है, जीव जंतु है, यहाँ के मुख्य वृक्ष है, उनका हमने डिस्कशन किया था। किसी भी महाद्वीप में जाए तो वहाँ की जो वनस्पति और मृदा है उसका रिलेशन जो है वहाँ की क्लाइमेट से ही होता है। तो अगर दक्षिण अमेरिका में जाए तो यहाँ पर वन और घास और मरुद्भिद वनस्पति मिलती है। वनों में अगर अपन जाएं तो अमेजन बेसिन में सेलवाज वन है, क्योंकि यहाँ खूब सारा बारिश होता है और ऊंचा तापमान रहता है। और जो एंडीज के पूर्वी ढाल होते हैं जहाँ ट्रेड विंड जो है ऊपर उठती है, वहाँ रेगुलर बारिश होती है, तो एंडीज के पूर्वी ढालों में जो पेरू और बोलिविया वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर मोन्टाना और यूंगाज वेजिटेशन मिलती है, जहाँ पराग्वे बेसिन में पेंटानल दलदल भी है। और अगर पराग्वे और बोलिविया के पूर्वी भाग में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रान चाको के वन भी मिलते हैं, जो एक दलदली भूमि है, आर्केड की भूमि है। तो पेरू के पूर्वी भाग में तो इनको मोन्टाना कहते हैं और बोलिविया के उत्तरी भाग में इनको यूंगाज कहते हैं और बोलिविया के दक्षिणी पूर्वी और पराग्वे वाले क्षेत्र में इनको ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। और जो मध्य चिली है वहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पति मिलती है जिसको यहाँ पर मेटोरल कहते हैं। और पूर्वी अर्जेंटीना में यहाँ पर लारेन वन मिलते हैं जिसमें यूकेलिप्टस वृक्ष की अधिकता होती है। और पूर्वी ब्राज़ील में जहाँ मानसून क्लाइमेट होती है वहाँ पर मानसून वन मिलते हैं, जहाँ शुष्क पतझड़ और आर्द्र पतझड़ सभी तरह की वनस्पति मिलती है। अगर घास क्षेत्र में जाएं तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में दो तरह की घास भूमियाँ हैं, एक तो उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। उष्ण कटिबंधीय जो घास भूमियाँ हैं वो अमेजन बेसिन के उत्तर में और अमेजन बेसिन के दक्षिण में दोनों जगह फैली हुई है। अमेजन बेसिन के उत्तर में जाएं तो वहाँ पर जो ओरोनिको रिवर बेसिन है जो कोलंबिया वेनेजुएला में फैली है, वहाँ पर लानोज घास के मैदान है जो एक तरह से रेन शेडो जोन में है। वहाँ पर ऊंची ऊंची घास और चित्राई वृक्ष मिलते हैं। और अमेजन बेसिन के दक्षिण में अगर ब्राज़ील में जाएं तो यहाँ पर कैंपोज, कटिंगाज, सेराडोस और सरटाओ ये घास के मैदान मिलते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की घास और बिखरे हुए पेड़ों की अधिकता ज़्यादा मिलती है। यहाँ ज़्यादातर जो सवाना टाइप की क्लाइमेट होती है इनमें ज़्यादातर बारिश ग्रीष्म ऋतु में होती है और सर्दियों की जो ऋतु है वो लंबी और शुष्क होती है, इसलिए घास झुलस जाती है, केवल पेड़ ही दिखाई देते हैं और इस तरह की वेजिटेशन को सवाना ग्रासलैंड बोलते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में जो सवाना घास के मैदान है उनमें लानोज, कैंपोज, कटिंगा, सेराडोस और सरटाओ है। और फिर दक्षिण में जाते हैं तो शीतोष्ण घास भूमियाँ हैं जिसको स्टेपी ग्रासलैंड कहते हैं। ये पछुआ पवनों के रेन शेडो जोन में है, यानी उत्तरी मध्य अर्जेंटीना में जो पंपास घास के मैदान है। और यहाँ पर पोषण घास मिलती है जिसको अपन अल्फाल्फा बोलते हैं और ये पशुओं को खिलाने के लिए अच्छे काम आती है। इसलिए ये जो पंपास घास क्षेत्र है ये गेहूं के व्यापारिक स्तर पर गेहूं का प्रोडक्शन होता है और यहाँ वाणिज्यिक पशुपालन भी होता है। यहाँ जो पशुओं के बड़े बड़े बाड़े हैं उनको एस्टेंसिया भी कहते हैं और यहाँ जो पशु चराने वाले होते हैं उनको गाउचो कहा जाता है। तो बहुत सारी जो वेजिटेशंस है वो अलग अलग विभिन्न प्रकार की मिलती है, विविध बायोडाइवर्सिटी वाला ये एरिया है। यहाँ के जो मुख्य वृक्षों में अगर जाएं तो क्वेबेको वृक्ष जो है वो ग्रान चाको का है और कार्नोबा जो पेड़ है वो अमेजन बेसिन का है। रबड़ जो है अमेजन बेसिन में मिलता है। यहाँ पर जैसे एंट ईटर है, प्यूमा है और जेगुआर है, इस तरह की एनाकोंडा है, इस तरह के अलग अलग तरह के यहाँ पर जीव जंतु भी मिलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की जलवायु दशा और वनस्पति दशा यहाँ पर पाई जाती है। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है
अगर आप एक एक माध्यम से डिटेल में पढ़ते हो तो आपका ज्योग्राफी नॉलेज अच्छा हो सकता है। आप चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो और अभी से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका भूगोल विषय बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एमए के साथ एमए करने के बाद जब आप नेट जेआरएफ की तैयारी करोगे, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करोगे, आरएस आईएएस की तैयारी करोगे तो आपकी स्ट्रॉन्गनेस और भी अच्छी हो सकती है। तो ये क्लासें रेगुलर चलती है, ऑफलाइन चलती है और मैपिंग के साथ हम ये सारा डिस्कशन कराते हैं। जो भी बातें मैंने बताई उसको मानचित्रों के माध्यम से एटलस के थ्रू अपन बताते हैं। साथ साथ भी स्टूडेंट मानचित्र भी बनाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट पेरेंट्स है या इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जो भूगोल के विद्यार्थी उनको भेजें। ऐसे स्टूडेंट जो ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनको भेजें तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और सब्जेक्ट का नॉलेज होगा। यहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर किसी संस्थान में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट संस्थान में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रयास रहता है कि 2-3 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हमारे ये नोट्स लेकर भी आप रेगुलर पढ़ो तो इनमें अच्छा कंटेंट और मैटर हमने डाल रखा है। और बाकी ऑफलाइन कक्षाएं जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो 25 जून से प्रारंभ होने जा रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के रख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।